Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. You know students, we have started class 10th biology chapter number 14 reproduction, and you know we have started the topic of methods of asexual reproduction. और इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में दो टॉपिक को डिस्कस किया था जो कि बाइंडिफिशन और फ्रेगमेंटेशन था, और इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइंडिफिशन और फ्रेगमेंटेशन से किस तरह से होती है. Today we are going to start lecture number 31 and we will discuss the remaining methods that is the budding, spore formation and parthenogenesis. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बडिंग को, स्पोर फॉर्मेशन को और पार्थिनोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही मेथड हैं. तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बडिंग को कि बडिंग क्या है. सो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपकी बुक के पेज नंबर 73 पे है. तो हम स्टार्ट करते हैं बडिंग जो कि थर्ड मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. मेथड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसमें क्या होता है कि एक बर्ड जो है वो डेवलप कर जाती है जिसको हम स्मॉल आउटग्रोथ भी कहते हैं पेरेंट की बॉडी से. ठीक है, इसमें क्या होता है कि पेरेंट की बॉडी से ही एक स्मॉल जो है वो आउटग्रोथ बनना शुरू हो जाती है और फिर वो डेवलप कर जाती है न्यू ऑफस्प्रिंग में. अगर हम एग्जांपल ये देखें यीस्ट में, तो इसमें क्या होता है कि यीस्ट आपको पता है एक यूनिसेलुलर फंगस है. इसमें क्या होता है एक स्मॉल बड बनती है वन साइड ऑफ द सेल जो होता है इसके वन साइड पे, ये पेरेंट सेल है यीस्ट का. इसमें क्या होता है कि एक साइड पे जो है वो बड बनना शुरू कर देती है. ठीक है, किसमें बड बनना शुरू होती है? पेरेंट की बॉडी में. ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जब बड बन जाती है तो जो न्यूक्लियस होता है सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है और वन ऑफ द डाटा न्यूक्लियाई जो होता है फिर ये पास हो जाता है इसके अंदर जो बड बनी थी. ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर कि सबसे पहले ये पेरेंट यीस्ट है, इसमें एक बड बनना, आउटग्रोथ बनना स्टार्ट होगी. जब ये आउटग्रोथ बन जाएगी फिर न्यूक्लियस जो है इसके अंदर वो डिवाइड होगा, 2 में चेंज हो जाएगा, 2 हो जाएंगे तो इसमें से एक न्यूक्लियस जो होगा वो इस बड में जो है वो पास कर जाएगा. ठीक है, पेरेंट सेल जो है ये एक भी बड बना सकता है, इसके अलावा एक से ज़्यादा भी जो है वो बड बना सकता है एट अ टाइम. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले एक बड बनी हुई है, फिर इसके अलावा एट अ टाइम इसने दूसरी बड भी जो है वो बना दी है. ठीक है, होता क्या है कि जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है बाद में ये न्यूक्लियस होता है ये पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है यहाँ पर जो बड बनी होती है इसमें ये मूव कर जाता है, पास हो जाता है. ठीक है, ईच बड इनलार्जेस एंड डिवेल्प द कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म. यहाँ पर जो हर बड है वो इनलार्ज होगी और हर बड में जो है वही करेक्टर्स होंगे जो कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म के थे. ठीक है, यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि ये एक यीस्ट का स्ट्रक्चर था, ये पेरेंट था, इसमें से बड जो है वो बनना शुरू हुई, फिर न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर न्यूक्लियस जो है वो इसमें पास कर गया. ठीक है, अब इसके अंदर भी वही करेक्टर हैं जो कि इसके अंदर थे. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो बड होती है सेपरेट ना हो पेरेंट की बॉडी से. इस केस में क्या होता है कि जब बड जो है वो नेवर सेपरेट नहीं होती तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर इंडिविजुअल्स की कॉलोनी बनना शुरू हो जाती है. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर एक बड बनी और ये यहाँ से अभी जो है वो सेपरेट नहीं हुई, तो अगर ऐसे ही एक और बड बने फिर न्यूक्लियस डिवाइड करे उसमें भी और फिर उससे भी न्यूक्लियस डिवाइड करे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉलोनीज़ बन जाएंगी. ठीक है, तो इसके रिजल्ट में जो है वो कॉलोनीज़ बन जाती हैं इंडिविजुअल्स की जब बड जो है वो सेपरेट नहीं होती. तो मोस्टली जो है बड सेपरेट हो जाती है, यहाँ से ये कट ऑफ हो जाएगी और न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो यीस्ट का बन जाएगा. इसमें होगा क्या कि जो करैक्टर होंगे पेरेंट के वही करैक्टर जो हैं वो होंगे इस ऑफस्प्रिंग के. ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं बडिंग को. बडिंग जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है और इसमें क्या होता है कि वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होती बल्कि पेरेंट से ही जो है वो उसकी बॉडी से ही जो है न्यू ऑर्गेनिज्म बना लिया जाता है. ठीक है, इसके अलावा अगर हम एग्जांपल एक देखें स्पॉन्जेस की देखें जिसमें हाइड्रा या कोरल्स को देखें तो ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं बडिंग के ज़रिए. इसमें क्या होता है कि ये एक हाइड्रा की एग्जांपल है. इसमें क्या है कि यहाँ पर जो है वो साइड में जो है बॉडी के माइटोसिस के ज़रिए एक स्मॉल बड बनना शुरू होती है. अब ये बड जो होती है आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जाती है. ठीक है, कैसे बड़ी होगी? जब इसमें सेल जो है वो डिवाइड करेंगे, मोर सेल प्रोड्यूस होंगे तो ये
बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। अगर ये डिटैच हो जाती है पेरेंट की बॉडी से तो ये क्या होगी कि न्यू ऑर्गेनिज्म में डिवेल्प हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर जो है वो एक आउटग्रोथ बन गई है, ये बड़ी होती जाएगी, फिर इसका वेट जब ज़्यादा हो जाएगा ये बेंड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये बेंड हो जाएगी तो ये यहाँ से जो है वो डिटैच हो जाएगी। जब डिटैच हो जाएगी तो ये सेपरेट ग्राउंड में आके ग्रो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो हाइड्रा है वो ग्रो करता है और इसकी पेरेंट की बॉडी से ही न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो बन जाते हैं। तो ये था मेथड जिसमें हमने डिस्कस किया बडिंग को, और बडिंग में हमने पहले एग्जांपल देखी यीस्ट की, उसके बाद हमने देखी है हाइड्रा की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोरल्स में क्या होता है कि बर्ड डोंट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। कोरल्स में ऐसे होता है कि कोरल्स क्या हैं कि कोरल्स ओशंस वगैरह रिवर्स वगैरह में जो रहती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं कि ये इनकी पेरेंट की बॉडी जो होती है वहाँ से डिटैच नहीं होती, तो ये कोरल जो होती हैं ये बिग कॉलोनीज बना देती हैं, ठीक है। बिकॉज द बर्ड ग्रोज इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म बाय रिमेनिंग अटैच टू द पेरेंट बॉडी। इसमें क्या होता है कि पेरेंट की बॉडी के साथ ही अटैच रह के ये न्यू ऑर्गेनिज्म में डिवेल्प हो जाती हैं और बड़ी बड़ी कॉलोनीज बना के ये रहती हैं, ठीक है। तो ये था एक टॉपिक बडिंग, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको जो है वो अच्छे से करना है। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्पोर फॉर्मेशन। तो हम देखते हैं कि स्पोर जो है वो किस तरह से बनते हैं, इसमें फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होती है। तो स्पोर फॉर्मेशन जो है मोस्टली फंजाई वगैरह में देखी जाती है। इसकी एग्जांपल में राइजोपस आ जाते हैं। राइजोपस जो है इसमें क्या होता है कि जब ये रिप्रोडक्टिव स्टेज पे पहुंच जाते हैं, रिप्रोडक्टिव एज पे ये पहुंच जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनके बॉडी जो सेल होती हैं ये थिक वाल्स बना देते हैं स्पोर्स की। वाल के थिक वाल के जो स्पोर होते हैं, स्पोर के सैक्स जो हैं ये बना लेते हैं, ठीक है। उस सैक को हम कहते हैं स्पोरेंजियम। तो यहाँ पर हम इसकी डायग्राम देखते हैं, फिर इसको कवर करते हैं। तो मैंने बात की यहाँ पर कि थिक वाल जो है वो स्पोर सैक बनाते हैं। ये स्पोर है, यहाँ पर स्पोर के इर्द गिर्द जो है ये आपको एक वाल नज़र आ रही है जिसके अंदर स्पोर है, तो इसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। ये स्पोरेंजिया बना लेते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है कि सेल जो है ये डिवाइड करता है मैनी टाइम्स और बहुत से डाटा सेल जो है ये प्रोड्यूस कर लेता है और उनको हम कहते हैं स्पोर्स। इस स्पोरेंजियम के अंदर, इस वाल के अंदर क्या होता है कि बहुत एक सेल जो होता है वो डिवाइड करता है बार बार और बहुत से जो है वो सेल्स बना देता है, डाटा सेल्स बना देता है, जिनको हम कहते हैं स्पोर्स, ठीक है। ईच स्पोर इज कवर्ड विद अ थिक वाल कॉल्ड द सिस्ट। अब हर स्पोर जो है वो कवर हो जाता है एक वाल, थिक वाल के साथ, जिसको हम कहते हैं सिस्ट कहते हैं, ठीक है। इट कैन सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशंस। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर स्पोर की अपनी वाल्व आपको नज़र आ रही है, ठीक है। हर स्पोर की अपनी वाल्व है और ये वाल्व जो होती है ये इसको कवर करके रखती है और अनफेवरेबल कंडीशन में भी इसका साथ देती है कि वो सर्वाइव कर जाए, ठीक है। पहले हमने स्पोरेंजियम की बात की। स्पोरेंजियम क्या है, ये ऊपर वाली वाल जो है जिसके गिर्द सारे स्पोर हैं उसको स्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। अब ये स्पोरेंजियम जो है इसके अंदर सेल डिवाइड करता है, बहुत से डाटा सेल्स वगैरह बन जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि हर डाटा सेल जो है आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है उसकी अपनी वाल्व है। यहाँ पर जितने डाटा सेल हैं इसकी अपनी वाल्व है और इसको ये वाल्व जो है ये क्या करती है कि इसको अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के काबिल बनाती है, ठीक है। अब जब ये स्पोरेंजिया जो था ये मेच्योर हो जाएगा, यहाँ पर जो वाल्व थी ये मेच्योर हो जाएगी, द बस्ट एंड लीज द स्पोर्स। अब फिर क्या होगा कि ये स्पोरेंजियम जो है जब ये मेच्योर हो जाएगी, ये बस्ट कर जाएगी, तो इसके अंदर से बहुत से स्पोर्स जो हैं वो निकलेंगे, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी ये स्पोर्स जो होंगे जर्मिनेट कर जाएंगे, जर्मिनेट होंगे और न्यू जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको डेवलप करेंगे। ये ऑर्गेनिज्म राइजोपस का था, तो इट्स मीन के इससे न्यू ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होंगे वो भी राइजोपस के होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने बात की कि स्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए किस तरह से न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसमें क्या होता है कि ये राइजोपस की हमने एग्जांपल देखी, इसमें एक स्पोरेंजिया बनती है, ये थिक वाल्व होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो सेल डिवाइड करता है, बहुत से स्पोर्स बना देता है, हर स्पोर की जो है वो अपनी वाल्व बन जाती है इस तरह से, ठीक है। तो जब ये मेच्योर हो जाती है ये स्पोरेंजियम तो ये बस्ट हो जाती है, बस्ट हो जाती है जब, तो इसमें से बहुत से स्पोर्स निकलते हैं। ये स्पोर जो है ये जर्मिनेट करते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाते हैं। अब ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, राइजोपस का ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन का मेथड जो है वो होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने पहले देखा था कि बैक्टीरिया जो है वो किस तरह से जो है वो बनता है, ठीक है। बैक्टीरिया की न्यू ऑर्गेनिज्म किस तरह से बनते हैं, लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हों, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर के ज़रिए भी, ठीक है। जैसे क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस की स्पीशीज़ जो ये बैक्टीरिया है, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया के स्पोर्स बन जाते हैं और ये स्पोर जो होते हैं ये थिक वाल्ड होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया के अंदर एक स्पोर बना है, इसको हम एंडोस्पोर कहते हैं और ये थिक वाल्ड होते हैं। तो ये जो है जब बैक्टीरिया का सेल बस्ट होगा उसमें से ये निकलेंगे, पेरेंट सेल जब ब्रेक हो जाएगा तो उसमें से जब ये निकलेंगे तो ये जर्मिनेट होंगे और न्यू जो है उससे बैक्टीरिया जो है उसको डिवेल्प कर देंगे, ठीक है। तो हमने बात की थी कि यहाँ पर के स्पोर जो हैं वो भी स्पोर के ज़रिए बैक्टीरिया जो है वो भी डिवेल्प करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक मेथड है पार्थिनोजेनेसिस का। पार्थिनोजेनेसिस हमारे पास जो है ये कंसीडर किया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसकी ही टाइप है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें होता क्या है कि अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है ये डिवेल्प कर जाता है न्यू ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। अब अनफर्टिलाइज्ड एग क्या होता है, सबसे पहले हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात की थी कि फीमेल के गैमीट्स जिसको हम कहते हैं एग और मेल के गैमीट्स जिसको हम कहते हैं स्पर्म, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये कंबाइन होते हैं स्पर्म्स और इसके नतीजे में बनता है जाइगोट, इसकी हमने बात की थी, ठीक है। अब फर्टिलाइज्ड एग क्या है कि जब स्पर्म आके इस पे रिएक्शन अपना करेगा एग पे तो इसके नतीजे में होगी फर्टिलाइजेशन और इसको हम कहेंगे ये फर्टिलाइज्ड एग है जो कि जाइगोट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बाज़ कंडीशन में क्या होता है कि एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता, एग को फर्टिलाइज किसने करना है, स्पर्म ने करना है, लेकिन जो स्पर्म है वो एग तक नहीं पहुंच पाता और जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता, ठीक है। और बगैर फर्टिलाइजेशन के ही एग जो है वो डिवेल्प कर जाता है, तो उसको हम कहेंगे ये पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस है, ठीक है। तो पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब अनफर्टिलाइज्ड एग जो है ये डिवेल्प कर जाए न्यू ऑफस्प्रिंग में, तो अनफर्टिलाइज्ड एग कौन सा होगा कि जब उसमें स्पर्म आके रिएक्ट नहीं करेगा और जो एग है वो खुद ब खुद डिवेल्प कर जाएगा, उसमें सिंगल पेरेंट जो एग है वही इन्वॉल्व होगा, कोई और गैमीट जो आके जो है वो उसके साथ फ्यूज़ नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा, एक न्यू ऑफस्प्रिंग अगर वह ऐसे ही बना दे तो उसको हम कहेंगे ये पार्थिनोजेनेसिस है। मैं फिर इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है जिसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। होता क्या है कि एग अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो डिवेल्प कर जाता है न्यू ऑफस्प्रिंग में, लेकिन अनफर्टिलाइज्ड एग डिवेल्प कैसे करता है कि इसके पास जो है वो स्पर्म नहीं पहुँच पाता, तो ये एग जो है वो बगैर फर्टिलाइजेशन के, फर्टिलाइजेशन तब होगी ना जब स्पर्म होगा, तो बगैर फर्टिलाइजेशन के एग जो है वो डिवेल्प कर जाएगा न्यू ऑफस्प्रिंग में, उसको हम कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस। और हमने फिशेस, फ्रॉग्स, इंसेक्ट वगैरह तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखे थे, लेकिन इनमें ही कुछ इस तरह से भी हो जाता है कि जो एग है वो डिवेल्प नहीं करता, फर्टिलाइज नहीं होता, ठीक है। यानी कि फ़िशेस वगैरह हैं, फ्रॉग्स वगैरह हैं, तो जब ये एग को ले करते हैं तो जो स्पर्म है इन तक नहीं पहुंच पाता है, इनके एग्स तक, तो इनका अगर जो एग है वो बगैर फर्टिलाइजेशन के डिवेल्प कर जाए तो वो किसी स्पीशीज़ को प्रोड्यूस करते तो उसको हम कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो हनी बी की एक लेते हैं जो क्वीन होती है, ठीक है। क्वीन जो हनी बी होती है ये एग देती है, ठीक है, एग सेल्स के अंदर, जो हनी बी का कॉम्ब होता है उसके सेल्स के अंदर। लाइक हमारे पास यहाँ पर ये हनी बी का कॉम्ब है, ठीक है, हनी बी कॉम्ब है, इसमें अपार्टमेंट बने हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आपने देखा होगा कि सेल्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर छोटे छोटे बने होते हैं कॉम्ब, ठीक है, इस तरह से। अब क्वीन हनी बी क्या करती है कि इसके अंदर आके क्या करती है कि एग देती है, ठीक है, इन सेल्स के अंदर। फर्ज करें कि इसके अंदर इसने जो है वो एग दिया है, ठीक है। किसकी बात हम कर रहे हैं कि जो यहाँ पर हमारे पास क्वीन हनी बी होगी ये ले करेगी एग्स को सेल्स के अंदर जो कि हनी कॉम्ब के होंगे, ठीक है। इसमें से क्या होगा कि मैनी एग्स रिमेन अनफर्टिलाइज्ड एंड डिवेल्प इनटू हैप्लॉइड मेल्स। क्या होगा कि इसमें से जब स्पर्म्स जो हैं वो यहाँ पर होंगे, ठीक है, मेल जो है वो स्पर्म्स प्रोवाइड करेंगे, होगा क्या कि कुछ जो होंगे एग्स वो उन तक जो है वो स्पर्म्स नहीं पहुँचेंगे या वो बगैर स्पर्म के जो हैं वो फर्टिलाइज कर जाएंगे, ठीक है। जब वो बगैर जो है वो स्पर्म्स की फर्टिलाइज करेंगे, सॉरी, जब वो फर्टिलाइज नहीं करेंगे, जब स्पर्म उन तक नहीं पहुंचेगा तो वो किसी और जो है वो क्या उसको कहते हैं बी में जो है वो डिवेल्प कर जाएंगे, ठीक है। जब वो किसी और बी में डिवेल्प कर जाएंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये अनफर्टिलाइज्ड एग से डिवेल्प हुए हैं, वो पार्थिनोजेनेसिस
ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। तो इसमें हम इसको देखते हैं कि होता क्या है कि मैनी एग्स जो है वो अनफर्टिलाइज्ड रह जाते हैं, उन तक स्पर्म नहीं पहुंच पाते और वो डेवलप हो जाते हैं हैप्लॉइड मेल्स में, जिसको हम ड्रोन्स कहते हैं। ये भी पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस के जरिए होता है। और इसी टाइम में कुछ एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज कर जाते हैं और मेल बीज के ज़रिए, और ये डेवलप हो जाते हैं डिप्लॉयड फीमेल्स में, ठीक है। इसमें न्यू क्वींस और वर्कर बीज वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं और एक्सप्लेन इसको कर देती हूँ कि यहाँ पर जो है वो मेल्स ने स्पर्म भी प्रोवाइड किए हैं और एग भी प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। होगा क्या कि कुछ एग जो हैं वो फर्टिलाइज हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। जो एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज हो जाएंगे, वो डिवेल्प कर जाएंगे न्यू क्वीन में और वर्कर बीज में, और जो नहीं होंगे वो अनफर्टिलाइज्ड एग जो हैं वो फिर क्या होंगे कि ये अप्लाइड मेल्स में जो है ड्रोन्स में जो है वो डेवलप कर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो हमने देखा कि किस तरह से जो है वो पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। एग जो है वो अनफर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए जो है न्यू ऑफस्प्रिंग में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने जितने भी मेथड यहाँ पर डिस्कस किए हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड थे। आपने क्या करना है, इसको अच्छे से जो है वो रीड आउट करना है और फिर इसको लर्न करना है, और लर्न अच्छे से करना है क्योंकि ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसमें से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी बनेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पर एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।